स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर यू एंड फॉर यू एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। दो कार हैं, उनकी स्पीड आपको दी हुई है, आइडेंटिकल कार्स हैं, यानी उनकी ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग पावर, रिटार्डेशन सब कुछ सेम होगा, बट स्पीड अलग अलग है। स्पीड एक की यू है, एक की फॉर यू। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज इन विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। कितने कितनी डिस्टेंस पे वो रुक जाएंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो यू स्क्वायर अपॉन 2a होती है। ये होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक, यू आपकी स्पीड है और ए जो है वो रिटार्डेशन है। तो इस स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले से साफ पता लग रहा है, अगर स्पीड का रेशियो 1:4 हो, एक की स्पीड u है, एक की स्पीड 4u है, स्पीड का रेशियो अगर 1:4 है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो 1:16 हो जाएगा, क्योंकि वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। A car moving with speed 50 km per hour can be stopped by brakes after at least 6 मीटर। ठीक है, पूरी ब्रेक अगर वो लगाएगा तो कम से कम कितनी डिस्टेंस चाहिए उसको रुकने के लिए? 6 मीटर डिस्टेंस उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगी, अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम कार 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे यहाँ पे अगर हम स्पीड को डबल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी। पिछले केस में स्पीड 4 टाइम्स थी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 16 टाइम्स हो गई। स्टॉपिंग डिस्टेंस स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस केस में स्पीड आपकी डबल है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। यानी पहले अगर 6 मीटर थी तो अब हो जाएगी आपकी 24 मीटर्स। एन एलिवेटर इज एस्लेटिंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एस्लेशन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एलिवेटर है, उसका एस्लेशन ऊपर की तरफ है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके अंदर एक कॉइन को ड्रॉप किया जाता है। पैसेंजर जो है वो एक कॉइन ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक एलिवेटर है। ठीक है, तो ये एक एलिवेटर है, ये ए एस्लेशन से ऊपर एस्लेट कर रहा है और एक कॉइन को ड्रॉप किया जा रहा है। एक कॉइन जो है, एक पैसेंजर उसने एक कॉइन ड्रॉप किया है। अब कॉइन जो है वो कहाँ मूव करेगा, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर भी और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन, द कॉइन स्टार्ट्स टू फॉल डाउनवर्ड इंस्टेंटेनियसली एज ऑब्जर्व बाई द पैसेंजर। पैसेंजर जो अंदर है, अगर उसने कॉइन गिराया है तो उसके रिस्पेक्ट में कॉइन नीचे गिरना शुरू कर देगा। द कॉइन स्टार्ट्स टू फॉल डाउनवर्ड्स इंस्टेंटेनियसली, जैसे ही आपने छोड़ा वैसे ही वो नीचे गिरना शुरू कर देगा, एज ऑब्जर्व बाई द पैसेंजर। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? जीरो, क्योंकि आपने कॉइन ड्रॉप किया, आपने फेंका नहीं है, तो इनिशियल स्पीड आपके रिस्पेक्ट में क्या होगी? जीरो। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। पैसेंजर मतलब जो एलिवेटर के अंदर ही है। तो ठीक ही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी इनिशियल स्पीड पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या होगी? जीरो। इनिशियल स्पीड पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या होगी? जीरो। ठीक, अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। द कॉइन स्टार्ट्स टू फॉल डाउनवर्ड इंस्टेंटेनियसली एज ऑब्जर्व बाई द ग्राउंड ऑब्जर्वर। जो जमीन पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में या कौन सीधे नीचे गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि जब ये ऊपर एस्लेट कर रहा है तो एलिवेटर के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो वो वेलोसिटीज कॉइन के पास भी होगी, वो वेलोसिटीज के अंदर जो पैसेंजर है उसके पास भी होगी। तो जो ग्राउंड पे अगर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो उसको ऐसा लगेगा कि पहले कॉइन थोड़ा ऊपर गया फिर कॉइन नीचे गिरा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा। सी पार्ट, first coin continues to move up with some acceleration a for some time and then starts falling with gravitational acceleration as observed by a ground observer। ये गलत है। ठीक है, वो कह रहे हैं पहले एलिवेटर, पहले जो कॉइन है वो ए एस्लेशन से ऊपर जाएगा और फिर जी एस्लेशन से नीचे आएगा। जी नहीं, जैसे ही आपने इस कॉइन को छोड़ दिया, अब इस कॉइन का एलिवेटर से कोई कनेक्शन नहीं, बट इस कॉइन के पास इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी जो कि एलिवेटर की थी। ठीक है, जैसे ही आपने कॉइन को रिलीज किया, इस बात को ढंग से समझ लीजिए आप, जैसे ही आपने कॉइन को रिलीज किया तो कॉइन के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो पैसेंजर की होगी, वो वही होगी जो एलिवेटर की होगी, लेकिन उसके बाद अब कॉइन का एलिवेटर से कोई कनेक्शन नहीं। तो कॉइन ऐसे बिहेव करेगा जैसे कॉइन को अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है और एस्लेशन जी नीचे की तरफ है, तो ये पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा और फिर ये नीचे गिरेगा। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी तो है, एस्लेशन ए नहीं होगा। एस्लेशन ए तब तक रहेगा कॉइन के पास जब तक पर्सन ने उसको हाथ में पकड़ा हुआ, क्योंकि एलिवेटर ए से ऊपर एस्लेट कर रहा है, पर्सन ए से ऊपर एस्लेट कर रहा है और पर्सन ने कॉइन को हाथ में पकड़ा हुआ है। जब हाथ में पकड़ा हुआ है तब वो ए एस्लेशन से ऊपर एस्लेट कर रहा है। जैसे ही वो कॉइन को रिलीज करेगा, अब एस्लेशन खत्म, फोर्स खत्म, अब सिर्फ क्या क्या रहेगी कॉइन के पास? उस पर्सन के हाथ की जो वेलोसिटी है वही कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी
और उस इनिशियल वेलोसिटी से कॉइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन रिटार्डेशन जी लग रहा होगा उस पर, फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा, फिर वो वापस नीचे गिरेगा। ठीक, तो ये सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए पार्ट। A particle starting from rest has a constant acceleration of 4 meter per second square for 4 seconds. Then it retards uniformly for next 8 seconds and come to rest. एवरेज एक्सेलेरेशन पूछ रहे हैं पार्टिकल का क्या होगा। ठीक, तो इसका अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, बिना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं, ज़रूरत नहीं है लेकिन बना लेते हैं। तो पहले 4 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट किया है। ठीक, तो ये एक्सलेशन है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन। कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक। और एक्सलेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो उसने वेलोसिटी गेन कर ली होगी वो 16 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक, उसके बाद अगले 8 सेकंड तक रिटार्ड किया है, अगले 8 सेकंड तक, यानी ये 8 सेकंड का इंटरवल हुआ, तो ये यहाँ पहुंचेगा आपका 12 सेकंड का टाइम। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये 0। ठीक, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ और निकालेंगे इसमें, इसलिए मैंने ये ग्राफ बनाया। इन्होंने तो सिर्फ एवरेज एक्सेलेरेशन पूछा, तो एवरेज एक्सेलेरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन वो तो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। 0 माइनस 0 करेंगे तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, 0। किसी ग्राफ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, बी पार्ट आंसर है इसका। लेकिन मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह के मोशन की एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं। इन स्टार्टिंग रेस्ट से है, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, वो दोनों बराबर नहीं है बट हैं यूनिफॉर्म। ये A1 का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये A2 का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, बट फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, 0। मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन करी है वो 16 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह के मोशन में आपसे पूछते हैं एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो रेस्ट से रेस्ट की कहानी है, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी का कोई मोशन नहीं है, पहले एक्सेलरेट किया फिर रिटार्ड किया। तो इस तरह की सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी आती है। अब कैसे आती है वो भी आप समझ लीजिए। इसमें पूछा गया है, ये देखिए, इस नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। ठीक, तो कैसे आती है जरा वो भी समझ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है इसका ग्राफ का एरिया, और एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस जो है वो टोटल टाइम है, और हाइट जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम से आपको क्या कर देना है, डिवाइड, तो ये मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है वी मैक्स अपॉन 2। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो आपकी आएगी 16 का आधा 8 मीटर पर सेकेंड। और ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना था, कितनी देर तक था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कितना था, कितनी देर तक था। बस आपको ये चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन करी, बस वो पता होनी चाहिए, और उसका आप आधा कर दोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज स्पीड क्या आंसर बनेगा, 8 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी भी पूछी जाएगी तब भी 8 मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई नहीं है, वेलोसिटी निगेटिव हुई नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले एक्सेलरेट कर रहा है, फिर ब्रेक मार के रिटार्ड करके रुक गया है। मोशन आपका स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती हैं, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, सेम। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी एक्सेलरेटेड इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। क्या क्या ऑप्शन ठीक होंगे वो देखते हैं। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा। स्पीड हमेशा चेंज हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, जिससे वेलोसिटी चेंज होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो बी पार्ट, ये सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं है। उसकी इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, हमेशा डायरेक्शन ही बदलनी पड़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक ही डायरेक्शन में स्पीड चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, तो ये भी सही नहीं है। इट्स स्पीड मे और मे नॉट चेंज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्पीड बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। अगर बदलोगे तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, और नहीं बदलोगे सिर्फ डायरेक्शन बदलोगे तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फोर्थ भी ठीक है आपका। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो फर्स्ट है और फोर्थ है। सो द आंसर विल बी बी पार्ट।
Two cars start off to race with velocity 4 meter per second and 2 meter per second and travel in straight line with uniform accelerations 1 meter per second square respectively. इसमें सिचुएशन है एक का एक्सेलरेशन गायब है, ठीक है, एक की वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है ये, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दी है। तो एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं, ठीक है, पहले का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड तो दूसरे का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। फिर आंसर मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। एक की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और दूसरे की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। और इसका एक्सेलरेशन, चलो इसका एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मैं मान ले रहा हूँ 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन मैंने कम रखा है, जिसकी वेलोसिटी कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रखा है, तभी वो फाइनल पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। तो ये मैंने अपनी तरफ से माना हुआ है, ये क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो दोनों का एक्सेलरेशन होना चाहिए और वो एक ही का एक्सेलरेशन दिया तो मिसिंग है इन्फॉर्मेशन। अब कह रहे हैं इस फाइनल पॉइंट पे सेम टाइम में पहुंच रहे हैं वो, ठीक। तो लेंथ क्या होगी, तो मान लिया टी टाइम में वो फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो होगी 4t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना होगा आपका 0.5 यानी वो भी हाफ हो गया इंटू टी स्क्वायर। ये पहले ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वही दूसरे ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो ये हो जाएगा 2t प्लस हाफ ए आपका 1 है इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2t और ये 4t, तो इधर कितना बचेगा, ये 2 टाइम्स टी इज इक्वल टू, ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 और ये है टी स्क्वायर बाई 4। जब इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर बाई 4। तो अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से t जो है वो 8 सेकेंड्स आएगा, दो रूट्स आएंगे, एक 0 आएगा और एक आएगा 8 सेकेंड। तो ठीक है, 0 पे भी दोनों साथ थे और 8 सेकेंड पे भी दोनों साथ होंगे। तो आपसे पूछा गया पाथ की लेंथ क्या होगी, तो t की वैल्यू 8 सेकंड डाल के चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, पाथ की लेंथ आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। चलो यहाँ से निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस हाफ 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया 16 प्लस ये बन गया 32, तो ये आपका आ जाएगा 48 मीटर। कोई आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 48, क्योंकि हमने ये वैल्यू अपनी तरफ से मानी है, 48 मीटर आंसर बनेगा। अगर आप इसका एक्सेलरेशन मानते 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 का मानते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आंसर कुछ और आ जाता है। तो हम ई पार्ट बना के लिख देते हैं 48 मीटर। और क्वेश्चन में करेक्शन क्या है, पहले वाले का कितना है 0.5 और दूसरे वाले का कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।